हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपना क्लास 10 साइंस में लेसन 1 चल रहा था। आज अपने ये लेसन 1 की क्लास 3 होगी, तो जहाँ से अपन ने इसको छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना भाई। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। अपन ने जो डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में, उसके अंदर अपने डिस्कस किया था कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा। जो कि देखो, जहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन हमें इतना आना चाहिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन इसमें न्यू हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार, न्यू हेडिंग हमारी ये रासायनिक समीकरण के प्रकार। हाँ भाई, देखिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण आर 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखना। पहला तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण पहला। और सेकंड होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये 2 प्रकार के समीकरण होते हैं भाई। रासायनिक समीकरण आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और सेकंड होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं, इसके 2 नाम और होते हैं। इसे कंकाली समीकरण या इसे ढांचा समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। एक बार कैमरे में देख रहे तो भाई अच्छे से विजिबल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। तो पहले तो अपन ये दोनों नाम याद करवा देता हूँ आपको मैं कि असंतुलित के 2 नाम और हैं। देखना, आप लोग जानते हो संतुलित आहार, आपने नाम सुना होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है पौष्टिक आहार। ठीक है। अब यदि मान लीजिए आप लोग पौष्टिक आहार नहीं लेंगे, संतुलित भोजन नहीं लेंगे, तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। आप कैसे हो जाएंगे? असंतुलित हो जाएंगे। और जब असंतुलित होंगे यानी शरीर का बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपकी सारे हड्डियाँ दिखेगी नहीं दिखेगी? हड्डियों का मतलब आपका पूरा कंकाल दिखेगा, आपका पूरा ढांचा दिखेगा। तो जब भी आप लोग असंतुलित हो जाओगे, अनबैलेंस हो जाओगे, आपके सारा कंकाल दिखेगा, सारा ढांचा दिखेगा। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्लियर है भाई? अब अपन पहला समीकरण देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ भाई, पहले डिस्कस करते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण को। क्या होता है ध्यान से सुनना। संतुलित रासायनिक समीकरण देखना भाई, मैं एक समीकरण लिख रहा हूं भाई, Mg+O2 और ये बना MgU। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे नंबर लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया 2 और यहाँ पे लगाया 2। ठीक है। क्यों लगाया है ये अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ समझाने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ गुणांक यूज कर रहा हूँ। देखना भाई, अब ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। यहाँ पे Mg के कितने परमाणु हैं? 2। तो यहाँ पर भी Mg के कितने परमाणु हैं? 2।
ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। जो आगे लिखा होता है वो सभी से मल्टीपल होता है। यानी हो क्या रहा है, अभिकारक में जितने Mg के अणु हैं, ये Mg के परमाणु हैं, उतने ही उत्पाद में हैं। जितने परमाणु ऑक्सीजन के अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद में हैं। यानी जितना अभिकारक में तत्व भाग ले रहे हैं उतने ही उत्पाद में बन रहे हैं। तो यह है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो परिभाषा क्या बनेगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है भाई जितना द्रव्यमान इनका होगा उतना ही इनका होगा, क्योंकि जितने अणु Mg ऑक्सीजन के अभिकारक में हैं उतने ही उत्पाद के अंदर है। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखना भाई, तो परिभाषा क्या बनेगी मैं आपको बता दूं एक बार। देखो यहाँ पे मैंने द्रव्यमान शब्द यूज किया है। कैसे, जो Mg होता है ना, Mg के एक अणु का द्रव्यमान होता है 24 AMU। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। भाई एक Mg का 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। Mg के 2 हैं तो 24 × 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 16 होता है लेकिन 2 हैं तो ये 32 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, 8 तो 10, हासिल का 1, 4 4 8 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो Mg का 24 होता है एक का, लेकिन 2 Mg है तो 24 × 2 तो हो गया 48। ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, 2 है तो 16 दूना 32, ऐड करेंगे तो 80 हो गया। यानी यहाँ पर भी 80 AMU परमाणु द्रव्यमान आ रहा है और यहाँ पर भी 80 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है भाई, तो चलो डेफिनेशन लिख देते हैं अपन। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बन गई इसकी डेफिनेशन भाई। ठीक है, किसकी, संतुलित रासायनिक समीकरण की। 1 मिनट रुकिएगा भाई। जैसे अपन इसका एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एग्जाम्पल देखना भाई। हाँ, एग्जाम्पल देखो, Mg + O2 क्या बनेगा, MgO। ठीक है, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 लगा दूंगा। अब Mg तो हो गए, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। ये मैंने कैसे लगाए हैं, अभी एक छोटा सा टॉपिक लेंगे अपन, अभिक्रिया को संतुलित करना, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए आप लोग देखते जाइए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन हो चुकी है, इसका एग्जाम्पल हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है कई बार, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हाँ,
जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। देखना भाई, देखो 9th क्लास में आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक तत्व का जितना द्रव्यमान था उत्पाद तत्वों का भी उतना ही होगा। इसी कारण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कैसे समझना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था Mg + O2 तो बना था MgO, ठीक है, ये बना था। आप लोग जानते हो जो Mg होता है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 24 AMU। कितना होता है, 24 AMU। एक Mg का ना, एक Mg के परमाणु का। यदि ऑक्सीजन की बात करूं मैं तो ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Mg एक है तो इसका तो हो गया 24 AMU हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का हो जाएगा 32 AMU। तो 24 और 32 ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 और 2 5, टोटल हो गया 56 AMU। यहाँ पे चेक करो, एक Mg का 24 तो एक ही Mg है 24, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 है, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया 40 AMU। क्या आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है क्या? अभिकारक में तो 56 AMU आ रहा है और उत्पाद में 40 आ रहा है, यानी 56 AMU द्रव्यमान भाग ले रहे थे अभिक्रिया में, लेकिन में प्राप्त कितना हुआ, 40 AMU, जो कि असंभव है। किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अभिकारक तत्वों का जितना द्रव्यमान होगा उत्पाद तत्वों का भी उतना ही होगा। यदि अभिकारक में 56 भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 56 ही बनना चाहिए, इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब संतुलित करेंगे तो क्या होगा, देखो इसी समीकरण को मैंने यहाँ पे लिखा वापिस Mg + O2 और बन गया MgO, ठीक है। मैं बैलेंस पहले मैं आपको सीधा करवा रहा हूँ बैलेंस, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 लगाया और यहाँ पे 2 लगाया। अब चेक करो, एक Mg का 24 होता है, 2 का हो जाएगा 48, होगा नहीं होगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 2 है तो 16 दूना 32, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, यानी अभिकारकों का टोटल द्रव्यमान 80 AMU है। तो चेक करो क्या उत्पाद में भी 80 आ रहा है क्या? तो एक Mg का 24, देखो Mg के 2 हैं तो 24 का 2 48 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन भी 2 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा और 48 से 32 हो जाएगा 80 AMU। तो यानी अभिकारक तत्वों का भी टोटल द्रव्यमान 80 AMU था, उत्पाद तत्वों का भी टोटल द्रव्यमान 80 AMU है। ये कब संपन्न हुआ है? जब हमने अभिक्रिया को संपन्न किया है, वो संतुलित किया है। और अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितने भाग यहाँ, जितना द्रव्यमान यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो हम इतना प्राप्त नहीं हो रहा था, हमने इसको बैलेंस किया, तो बैलेंस किया तो अभिकारकों का टोटल इतना था तो उत्पादों का भी इतना आ गया। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो उसको अपन लिखते हैं। हाँ भाई, तो ये बात लिखते हैं अपन इसके अंदर। हाँ, तो देखना भाई, लैंग्वेज की होगी द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है।
नहीं नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना, इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये इसका कारण होता है ना। तो अक्सर एग्जाम में कारण पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो आई थिंक इसका आपको आंसर मिल चुका होगा, है ना भाई। हाँ ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण की। देखना भाई, सेकंड बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, क्या डेफिनेशन बनेगी? तो जो डेफिनेशन आपने संतुलित रासायनिक समीकरण की पढ़ी थी सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा। वहां पर आपने क्या लिखा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तत्व का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। सिर्फ नहीं शब्द लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आपने कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसमें क्या लिख देंगे, कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, सिर्फ इतना सा फर्क होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, देखना भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है ना। ये मेन वर्ड है भैया ना, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तत्व कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हो गई आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, इसका एग्जाम्पल देखना भाई, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, है ना। Fe प्लस H2O तो बनेगा Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान है वो और उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान है ये अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? संख्या में देख सकते हैं, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इनका जो द्रव्यमान होगा वो अलग होगा और इनका द्रव्यमान होगा वो अलग होगा। तो ये हो गई एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित जो करते हैं उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। तो अपन उसको लिख लेते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। क्या लिखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको सीखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो वो देखना भाई। इसी अभिक्रिया को, जैसे पहले मैं सिंपल से अभिक्रिया ले लेता हूं। चलो पहले तो मैं हेडिंग लिखता हूं ना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना। तो पहले तो अपन हेडिंग लिख लेते हैं भाई यहाँ पे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं भाई आपके सामने। पहला एग्जांपल Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम का दहन हो रहा है और आप लोग बच्चा जानता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यूज करेंगे गुणांक। क्या यूज करेंगे? गुणांक। अब क्वेश्चन ये होता है कि गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब है 1 से लेकर के हम वो एक तो क्या होगा, 1 से तो 1 ही हो जाएगा, 2 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं लेंगे। गुणांक का मतलब है हम 2 से लेकर के अनंत तक की संख्या यूज करेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे ये नंबर यूज करेंगे। पहली चीज। दूसरी बात, ये जो नंबर आप लोग यूज करेंगे ना, ये ना तो ऊपर लिखेंगे, ना नीचे लिखेंगे, ना इधर लिखेंगे, केवल आगे लिखेंगे। ठीक है? केवल कहां लिखेंगे भाई? आगे। केवल यहां पर लिखेंगे। जो भी हम गुणांक यूज करेंगे वो केवल आगे लिखेंगे, ना तो ऊपर लिखेंगे, ना नीचे, ना पीछे। केवल तत्व है जो यौगिक है उसके आगे लिखेंगे। ठीक है? तीसरी बात, जो आगे लिखा होता है ना वो सभी से गुणा होता है। कैसे? कि यहाँ पे तो Mg अकेला ही है तो आगे जो भी लिखा होगा वो Mg का गुणा होगा। ऑक्सीजन अकेला है तो आगे लिखा होगा ऑक्सीजन से ही गुणा होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिख दिया तो इसका मतलब Mg भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। क्लियर है भाई? वो दोनों से मल्टीपल होगा। चलो देखो भाई, चेक करते हैं। यहाँ पे Mg कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पर भी Mg 1 ही है, बैलेंस है Mg। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो मैं उसको 2 बनाऊंगा। 2 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया 2, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है? अब चेक करो, यहाँ पे Mg 1 है लेकिन यहाँ पे Mg 2 हो गया, तब यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है? Mg 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। क्या अभिक्रिया बैलेंस हो गई? यहाँ पर भी Mg के 2 है, यहाँ पर भी Mg के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 है, तो अभिक्रिया बैलेंस है। क्लियर है भाई?
तो मैं इसको अच्छे ढंग से लिख देता हूँ। समीकरण आपने लिखा है Mg प्लस O2 बनेगा MgO। ये है आपका असंतुलित समीकरण। ये आपका क्या है भाई? असंतुलित है। संतुलित कैसे करेंगे? वापस लिखो इसको, Mg प्लस O2 क्या बना है भाई? MgO। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Mg के 1 है, यहाँ पर भी Mg का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है। तो पहले मैं इसको 2 बना देता हूँ। अब Mg 2 हो चुके हैं तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देख लीजिए पूरी रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर Mg2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे और ये है हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई। अब अपन लेते हैं सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण देखते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। देखना, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। Fe प्लस H2O बनेगा Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। यह है आपका असंतुलित समीकरण। ये आपका कैसे भाई? ये आपका असंतुलित समीकरण है। ये आपका असंतुलित समीकरण है। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे देखना। वापस मैं इसको लिखता हूं एक बार। Fe प्लस H2O क्या बना है भाई? Fe3O4 प्लस H2। देखना, यहाँ पे Fe कितना है? 1। यहाँ पर Fe कितना है? 3। नीचे लिखा है 3, तो Fe 3 है, तो इसको मैं 3 बना देता हूँ। ये लो, Fe के 3 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ो। हाइड्रोजन के 2 हैं, देखिए नीचे 2 लिखा है, हाइड्रोजन के 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का 1 है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, तो वो 1 माना जाता है। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो मैं इसको 4 बनाऊंगा, तो आगे लिखूंगा 4, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4। वापस चेक करो, Fe के 3 है, Fe के 3 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन के अब 8 हो चुके हैं। 4 दूनी 8, 2 नीचे है 4 ऊपर है, दोनों ना मल्टीपल होगा। 4 दूनी 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो हम 8 बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। 4 दूनी 8 हो चुका है। ऑक्सीजन 4 है, आगे जो लिखा होता है सभी से मल्टीपल होता है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया पूरी तरह बैलेंस है। क्लियर? आगे देखो, एक और एग्जांपल देखना। मैंने यहाँ पे लिखा CO प्लस H2 तो बनता है मेथेनॉल, CH3OH। चेक करो, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। 3 तो ये रहे और 1 ये रहा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। हो गई बैलेंस। देख लीजिए आप लोग, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, बैलेंस है। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं चारों क्वेश्चंस को एक बार लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं भाई। हाँ भाई, देखना, अभी आपने असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है। अब यहाँ से ना 4 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो 4 तरीके से बन सकता है। पहला तरीका क्या है, देखिएगा। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको दे दिया जाएगा कि निम्न अभिक्रिया को संतुलित करो या निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करो। ये समीकरण आपको दे दिया है, आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है भाई, Fe प्लस H2O क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। चेक करो, यहाँ पर Fe कितने हैं, 1, यहाँ पर कितने हैं, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, वहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन 8 हो गए, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। हो गई अभिक्रिया संतुलित। चलो अपना काम फिनिश।
सेकंड तरीका क्या पूछने का कि निम्न अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए संतुलित करो। यानी आपको क्या दिया गया है, रासायनिक समीकरण ना देके शब्द समीकरण दे दिया है। और जब मैंने आपको रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन लिखवाई थी वहां पर बताया भी था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर व्यवस्थित किया जाता है तो एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि हिंदी में लिखा है तो शब्द समीकरण है, और यदि मैंने कि प्रतीक इस्तेमाल कर लो, प्रतीक यूज कर लो तो शब्द समीकरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन बस यही है, आपको हिंदी में दे दिया तो पहले आप इसका क्या बनाओ, रासायनिक समीकरण बनाओ और फिर बैलेंस करो। तो सिंपल सी बात है, लोहा का मतलब होता है Fe, H जल का मतलब है H2O, फेरस फेरिक, देखो ये जल वाष्प भी हो सकता है, और देखो जल वाष्प ही होता है होने को तो इस अभिक्रिया में, लेकिन जल लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फेरस फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस का H2। देखो इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार ये देख लीजिए। तो वापस वही अभिक्रिया आ गई, Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है तो 3 लगा दो, H2 ये 4 है ना, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 4 लगा दो। अब हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पर भी 4 लगा दो, हो गए बैलेंस। देखिए एक बात सुनना भाई, ये Fe है और ये ऑक्सीजन है, पहला केस, ये Fe है और ये ऑक्सीजन है। Fe की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। Fe की +3 भी होती है और ऑक्सीजन की -2 ही होती है, ठीक है। तो जब Fe की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, +2 से -2 कट जाएगा, बन जाएगा FeO। यहाँ पर देखो Fe की +3 है, ऑक्सीजन की -2 है, नहीं कटेगी, ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसके नीचे, बन जाएगा, सूत्र क्या बनेगा, Fe2O3, ठीक है। यहाँ पे Fe की कम वाली वैलेंसी है इसलिए इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। और यहाँ पर ज्यादा वाली वैलेंसी है इसलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। तो इसका नाम तो है फेरस ऑक्साइड और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। अब कई बार क्या होता है ना, ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार से ये क्या एक्चुअल में ना एक कई बार बिल्कुल कमेंट फॉर्म में पाया जाता है, संयुक्त रूप में। तो चेक करो, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पे 2 है तो बन जाएगा Fe3। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 और 1 4, बन जाएगा Fe3O4, जो कि ये बना है। यानी इसके अंदर फेरस ऑक्साइड भी है और इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड भी है, इसलिए इसका नाम हो गया फेरस फेरिक ऑक्साइड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तीसरा तरीका क्या पूछने का एग्जाम में वो देखो कि निम्न रासायनिक समीकरण को उसकी भौतिक अवस्थाओं सहित संतुलित करो। यानी आप इसको बैलेंस तो करना है, साथ में आपको भौतिक अवस्था भी दर्शानी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जलीय विलयन है, ठीक है। जो कि मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिखना उस टॉपिक के अंदर ये बातें बताई थी कि यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसके पीछे हम ब्रैकेट में S लिख देते हैं क्योंकि ठोस को सॉलिड बोला जाता है। यदि कोई द्रव है तो उसके पीछे कोष्टक में L लिख देंगे क्योंकि द्रव को लिक्विड बोला जाता है। यदि कोई गैस है तो उसके पीछे कोष्टक में G लगा देंगे, गैस को गैस ही बोलते हैं। यदि कोई जल में घोल है, ये जलीय विलयन है, जलीय विलयन, तो हम उसके लिए पीछे को कोष्टक में लिखते हैं AQ। क्या लिखते हैं भाई, AQ, है ना, एक्वा। तो चेक करो अभिक्रिया आपके पास क्या है, Fe प्लस H2O बनेगा क्या बनेगा भाई, Fe3O4 प्लस H2। तो पहले तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे Fe कितना 1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 4 लगा दो, अब हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ पे 4 लगा दो। ये तो हो गई बैलेंस, लेकिन आपको उसकी भौतिक अवस्थाएं भी दर्शानी है। तो आप लोग जानते हो धातु ठोस होती है, Fe धातु है, पीछे गैस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे जो जल है ना, ये एक्चुअल में गैसीय अवस्था में होता है जनरली, और जल की गैसीय अवस्था कहलाती है जल वाष्प। तो यहाँ पे जल कौन सी अवस्था में, गैस से, तो G लगा देंगे। Fe3O4 ये सॉलिड है, यानी लोहे पर एक प्रकार से जंग लग चुकी है, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा है तो वो सॉलिड ही रहेगा, और हाइड्रोजन गैस है, ये लो हो गया।
अगला फॉर्मेट क्या होगा, जो लास्ट तरीका होता है अपना पूछने का, वो ये होता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हुए Fe का गुणांक क्या होगा। यानी इसको बैलेंस करना है और आपको ये देखना है कि Fe का कितना गुणांक है। ठीक है, तो पहले तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। Fe प्लस H2O बनेगा Fe3O4 प्लस H2। पहले तो बैलेंस करो। Fe एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4, यहाँ पे 4 लगा दो। अब हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पे 4 लगा दो। ठीक है, अब चेक करो कि Fe का गुणांक कितना आ रहा है। तो देखिए Fe के 3 गुणांक आ रहे हैं। अब आपको ना एक ही तरफ का लेना है भाई। आपको पता है जितना गुणांक Fe का यहाँ होगा उतना ही वहाँ होगा, क्योंकि आपने अभिक्रिया को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया है। यहाँ पे 3 Fe भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो एक तरफ का ही काउंट करना है ना, कहीं के 3 और 3 6 कर दो। तो Fe का गुणांक कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसके अंदर Fe का जो गुणांक आएगा वो 3 आएगा। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पहले तो आपसे अभिक्रिया को संतुलित करवाया गया है और फिर Fe का गुणांक पूछा गया है। यदि हाइड्रोजन का पूछेगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ चुकी होगी बात भाई। ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आपको लाइक करके बताना है। अधिकतम क्लास को शेयर करना है भाई, पहली बात तो, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे उतने ही बच्चों तक पहुंचेगी और उतने ही हम मोटिवेट होंगे। सिंपल सी बात देखो ये है। बाकी सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। आपको जो PDF नोट्स है वो गुरु अकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाना और गुरु अकेडमी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में उसके अंदर कुछ बेसिक सी जानकारी है, आपका नाम वगैरह, मोबाइल, ईमेल वगैरह, स्टेट वगैरह ये पूछा जाएगा, उनको फिल कर देना। आप लोग उसमें लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, फिर जो कोर्सेज है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो पहले आपको इंस्टॉल करके उसमें रजिस्टर्ड करना है, यानी उसको लॉगिन करना है। ठीक है भाई, बाकी कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है। थैंक यू।